नमस्कार, मैं हूँ अमित कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ पिकल। फाइनली आज वो दिन आ गया जिस दिन का सब लोगों को इंतजार था। दिल्ली में वोटिंग चल रहा है। आज हम लोग कई इलाकों में गए और कई मतदाताओं से हम लोगों ने दिल्ली का मूड जानने का प्रयास किया। आज मनीष जी हमारे साथ मौजूद हैं इस न्यूज़ पिकल के शो में। मनीष जी आपका स्वागत है। नमस्कार अमित जी। हाँ, जैसा बता रहा था, मनीष जी भी कई इलाकों में आज गए और बहुत सारे वोटरों से उन्होंने बात किया है। हम लोग लगातार मुद्दों की बात करते रहे हैं कि दिल्ली में मुद्दा क्या-क्या है। लेकिन अब आज ग्राउंड जीरो पे हम लोगों का क्या एक्सपीरियंस है, इस विषय पर हम लोग बात करना चाहते हैं। मनीष जी कैसा रहा आज का दिन आपका? अमित जी, काफी दिलचस्प मुकाबला है दिल्ली के विधानसभा चुनाव में और तीनों ही पार्टियां जमीन पर काफी मशक्कत करते हुए दिखाई पड़ रही हैं और लोग तीनों ही पार्टियों को नापने की कोशिश कर रहे हैं और अपना रुख कई सारे मुद्दों के ऊपर बता रहे हैं। लेकिन शाम तक एग्जिट पोल आ जाएगा जो पोलस्टर्स करते हैं और 8 तारीख को नतीजा भी आ जाएगा। तो दिल्ली का विधानसभा चुनाव अमित जी बहुत दिलचस्प है। लोग जो है दोनों तरह की बात कर रहे हैं, बीजेपी के तरफ भी बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के तरफ भी बात कर रहे हैं। तराजू में किसका पलड़ा भारी होता है, ये पूरा हम लोग जानने की कोशिश करेंगे आगे इस चर्चा में अमित जी। नहीं मनीष जी, मैं भी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के इलाकों में गया, खास करके दिलसाद कॉलोनी और वो जो इलाका था उधर गया था। और ईस्ट दिल्ली में अगर बात करेंगे तो मैं न्यू अशोक नगर और मयूर विहार फेज 1 और ये अपना त्रिलोकपुरी विधानसभा के अंदर आता है वो, तो उन क्षेत्रों में मैं गया। और नई दिल्ली के कुछ इलाकों में भी मैं गया और मैंने कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा महिला वोटरों से बात करें और नए वोटर जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनसे भी बात करें। आपको पता है कि पिछला इलेक्शन जो अरविंद केजरीवाल को जो 70 में 62 सीटें आई थी, उसमें कहीं ना कहीं महिला वोटरों का बहुत ज्यादा आशीर्वाद उनको मिला था। तो आप अपना कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस हो कि क्या मुद्दा है वोटर्स के माइंड में। हम लोग तो चुनाव चर्चा के बीच में कई मुद्दों पर चर्चा किए हैं कि फिर बीच की राजनीति चल रही थी, करप्शन क्या मुद्दा होगा, एमसीडी का जो आम आदमी पार्टी का जो रूलिंग है और जो साफ सफाई है वो क्या विधानसभा में वो भी एक इशू है। और जो अभी इनकम टैक्स में छूट मिला या जो भारत सरकार ने जो बजट पेश किया उसका वो कहीं ग्राउंड पर नजर आ रहा है मनीष जी? अमित जी, दिल्ली का जो डेमोग्राफी है, जो यहाँ पर लोग रहते हैं, उसमें डाइवर्सिटी बहुत है। अगर आप नई दिल्ली और कुछ आसपास के इलाकों में देखेंगे तो सरकारी कर्मचारी जो होते हैं, केंद्र सरकार के हों या दिल्ली सरकार के हों या एमसीडी के हों या जल बोर्ड के हों, डीडीए के हों या दिल्ली पुलिस, जो भी तमाम, या डिफेंस कंटोनमेंट, अगर डिफेंस का ले लें, अगर दिल्ली कंटोनमेंट एरिया वाला, तो वहाँ डिफेंस के लोग हैं। तो ये जो इलाका है, ये जो हमने जो आपको जिक्र किया अभी, ये सरकारी कर्मचारियों वाला है। 8वें वेतन आयोग से इनको फायदा मिलने वाला है। लेकिन वो 8वें वेतन आयोग से क्या उस वजह से वोट करेंगे बीजेपी के प्रति, उसके ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि 8वां वेतन आयोग, 7वां वेतन आयोग नियमावली के तहत जो है हर 10 साल में उनको तय होना ही है। तो इसमें किसी पार्टी विशेष का कोई योगदान होता नहीं है और ये बाबुओं को अच्छी तरह से मालूम है। जहां तक बात रही, आपने महिलाओं की बात करी है अमित जी। महिला वोटों जो वोटर्स हैं वो बड़ी संख्या में वोट करते हैं और बड़े अग्रेसिव वोटिंग कर रहे हैं आजकल करके। अगर हम हरियाणा में देखें, महाराष्ट्र में देखें, झारखंड की विधानसभा में देखें, तो वो बड़े निर्णायक साबित हो रहे हैं विधानसभा चुनावों में। और उनको साधने के लिए जो पार्टियां हैं, महिला समृद्धि योजना या लड़की बहन योजना महाराष्ट्र में, इस तरह के कार्यक्रम लेकर के आ रहे हैं। और दिल्ली में भी बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही 25-25 सौ रुपए देने का वायदा किया है। 2100 रुपए देने का वायदा आम आदमी पार्टी ने किया है। तो जहां तक फ्री बीज की जो राजनीति है, अब उसमें कोई अलग रह नहीं गया। तीनों की तीनों पार्टियां उसमें लिप्त हैं, तो कोई अलग रह गया नहीं। अब तो विषय ये है कि रेवड़ी तो तीनों ही बांट रहे हैं, कौन अच्छे से बांटेगा और कौन ईमानदारी से बांटेगा, प्रश्न इसके ऊपर है। मतलब कौन आधे मन से बांटेगा, कौन पूरे मन से बांटेगा, ये सवाल है। तो आपको इस सवाल के कसौटी पर आम आदमी पार्टी को और बीजेपी को तौलना है। जैसे कि डीडीए के फ्लैट में भी जो बहुत ही कटौती से एसी का इस्तेमाल करते हैं, उनको भी पूरे साल जो है बिजली बिल नहीं देना पड़ता है दिल्ली में। ऐसा हमने लोगों से संवाद में सुना है और अभी भी सुना है। और उनकी जो भावना है वो आम आदमी पार्टी के प्रति बहुत ही पॉजिटिव है।
तो जो डीडीए के फ्लैट में रहने वाला बिजली बिल नहीं पे करता, और आप और हम लोग जहाँ रहते हैं, जहाँ की हर महीने हम लोग 4,000 रुपया बिजली, चाहे ठंड हो या गर्मी हो, कम से कम 4,000 रुपये महीने का बिजली बिल आता है। अगर साल का देखें तो 48,000 रुपया, 50,000 बिजली बिल ही हम लोग भरते हैं। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति दिल्ली में बिजली बिल नहीं भरता है, तो ये तो मतलब पूरे देश में ऐसा अनोखा ये जगह है अमित जी, जहाँ की दिल्ली में हम लोग जब रहने आए थे तब हम लोगों से पानी का बिल ही जो है कितना लिया जाता था, आपको याद ही होगा। तो हम सही लोग बोल रहे रेंट हैं, में सही। रहते थे, तो पानी का बिल ही जो हम लोग जो सिक्योरिटी मनी देते थे रेंट में, तो मकान मालिक वो कब्जा कर लेता था सिक्योरिटी मनी को, ये कह के कि ये पानी का बिल जो नहीं आया है उसके हाँ, बदले में ही चला गया आपका पैसा। तो सही बोल अमित रहे जी, हैं। लोग, अच्छा एक और हम बात को कहना चाहेंगे कि इस वोटर दो तरह के होते हैं। एक तो बड़ा वोकल होता है जो कि बहुत बकबक करता है, बहुत बोलता है, और दूसरा साइलेंट होता है। और जो भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर होता है वो बहुत बोलता है, बहुत वोकल होता है। और जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो वोटर होता है वो चुपचाप आपको देखेगा, शांत रहेगा, पूछने पे भी नहीं बताएगा। इसलिए जो आप ये जो बता रहे हैं कि कई सारे लोग वोकल होकर के एक पक्ष का ले रहे हैं, तो ये हमने कई सारे चुनाव जो हुए हैं विधानसभा का, लोकसभा में, ये हमारा अनुभव कहता है कि जो बहुत ही वोकल होता है, जो काफी जगह ज्यादा बोलता है माइक पर, हम उन पर ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं। क्योंकि हमने देखा था जब हम उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव कवर कर रहे थे अमित जी, तो एक पान दुकान वाला बताया कि ये जो आप देख रहे हैं इलाका ना, ये पूरा इलाका भाजपा ही है, और इससे आप जाइएगा 500 मीटर आगे, तो वो पूरा जो इलाका है वो सब सपा है। उधर जाइएगा तो वो पूरा बसपा वाला इलाका है। तो अमित जी, ये भी देखा जाता है विधानसभा के चुनाव में। इसलिए जो राजनीतिक विश्लेषज्ञ होते हैं उनको हर जो सुनी हुई बात को है बहुत ही सावधानी से उसका विश्लेषण करना चाहिए, ताकि उनके विश्लेषण पर कोई गलत असर न पड़ जाए सुनी हुई बातों का। जी अमित जी। नहीं मनीष जी, दिल्ली में तो 13,799 बूथ है, तो एक दिन में तो संभव नहीं है कि हर जगह हम लोग घूम लें और बहुत कितना सैंपल कर लेंगे, उसका तो लिमिटेशंस है। लेकिन हाँ, बहुत लोगों से बात हो रही है, तो जो बातचीत से जो पता चल रहा है कि दिल्ली की जो जनता है वो तो बहुत वोटर बहुत अवेयर है, उसको सब बात पता है, उसको ठगना आसान नहीं है मनीष जी। चाहे जी फ्रीबीज की बात आप हम लोग कर रहे हैं, फ्रीबीज में भी उनको सारा जानकारी है, कौन क्या वादा कर रहा है उसका जानकारी है, और करीब करीब सब पार्टियों का ट्रैक रिकॉर्ड भी उनके पास है। तो दिल्ली की जनता बहुत सोच समझ कर डिसीजन देगी। अब तो 3 दिन में असली क्या होगा एग्जैक्ट पता चल जाएगा, लेकिन जो बातचीत से इतना तो जरूर समझ में आ रहा है कि मुकाबला बहुत कड़ा है मनीष जी, इसको गेस कर पाना बहुत मुश्किल है। हाँ, थोड़ा ट्रेंड भी जरूर पता चल रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वोटिंग परसेंटेज तो जरूर बीजेपी का बढ़ रहा है, लेकिन वो कितना बढ़ रहा है, क्या वो 36 का आंकड़ा पार कर जाएगा, क्या आम आदमी पार्टी अगर 62 से घटेगी तो कहाँ आकर रुकेगी, ये तो हम लोग अभी नहीं बता सकते। लेकिन ओवरऑल जो है ये तो इतना जरूर समझ में आ रहा है कि बीजेपी का वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है। अब वो अभी 38 कितना ऊपर जाएगा, और उनका जो है 54, आम आदमी पार्टी का जो 53-54% है, कितना नीचे आएगा, इसको तो नहीं कहा जा सकता है। आपको कुछ अद्भुत क्या लगा, कुछ ऐसा जो आपको ऐसा इंडिकेटर कांग्रेस की क्या आपको क्या कांग्रेस दिखी अपने बूथों पर? अमित जी, कांग्रेस बहुत समझदारी से ये विधानसभा चुनाव लड़ रही है दिल्ली के अंदर में। हमने शीर्ष के नेतृत्व से लोगों से बात भी किया कांग्रेस में, तो उन्होंने हमें ये बताया कि उन्होंने 12 चिन्हित विधानसभा सीट किए थे, और उन 12 जगहों पर ही उनका जो पूरा जो ऊर्जा थी वो उनको उन्होंने वहां पर केंद्रित किया था। और जो चुनाव का जो प्रचार भी राहुल गांधी ने करा वो भी हम कहें तो 2 फेज में किया। एक तो पहले शुरुआत में कर दिया और फिर वो गायब हो गए, और फिर अटकलों का बाजार गर्म हो गया कि क्या दिल्ली का जो राजनीतिक टर्फ है वो सरेंडर कर दिया कांग्रेस ने। और जब ये सरगर्मी काफी तेज हो गई, अटकलों की बाजार काफी गर्म हो गई, तब राहुल गांधी अचानक फिर से एंट्री मारा, और फिर धुआंधार उन्होंने अटैक करा अरविंद केजरीवाल के ऊपर में। और अंत में खड़गे जी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी वड्रा, उन्होंने भी कैंपेन करा। तो हम देखते हैं कि करीबन 12 जगहों पर उनका ध्यान केंद्रित है कांग्रेस का।
और खास करके मुस्लिम इलाकों पर है। और कुछ ऐसे इलाके हैं जैसे आर के पुरम का सीट हो गया, सीमापुरी का सीट हो गया, कस्तूरबा नगर का सीट हो गया। तो इस तरह से ऐसे सीटों पर कांग्रेस ने अपना ध्यान केंद्रित किया है, और बाकी सीटों पर हम कह सकते हैं कि एक सांकेतिक लड़ाई में वो शामिल है दिल्ली के राजनीति में, कि अपना जो 2020 में जो वोट शेयर था उसको बचा लें और थोड़ा ऐड कर लें, ताकि हम 2030 के लिए जमीन तैयार कर पाएं। तो अमित जी, ये जो लोगों का कयास है कि कांग्रेस बहुत बड़े मात्रा में आम आदमी पार्टी का वोट काट देगी, वो मुझे होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा। और कई जगहों पर ऐसा भी संभावना है कि कांग्रेस जो है आम आदमी पार्टी का नहीं बल्कि बीजेपी का वोट काट लेगी। ये भी देखने में आया है कि जो इस थोड़ी मैं आपको स्पष्टता कर दूं इस बात को जो मैंने अभी कहा, कि जो एंटी आम आदमी पार्टी सेंटिमेंट है, जो वो वोट है जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ वोट करना चाहता है, वो कांग्रेस के पास जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है कई इलाकों में, कि आम आदमी पार्टी के प्रति गुस्सा है लेकिन वो बीजेपी को वोट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी को भी वोट नहीं करेंगे, तो किसको वोट करें, तो वो कांग्रेस को वोट कर रहे हैं। तो नहीं, आप इसलिए सही बोल रहे हैं भारत। मनीष जी। ये जी। पटपड़गंज में मैं देखा, पटपड़गंज में मैं अनिल चौधरी के गांव के आसपास जब घूम रहा था, तो वहां जो पिछले बार वो सारे लोग बीजेपी को वोट दिए थे, लेकिन इस बार वोट वहां कांग्रेस को पड़ रहा था पटपड़गंज गांव में, और जहां से अनिल चौधरी आते हैं उस इलाकों में। तो कहीं ना जैसे, और जो पिछला मुकाबला था पटपड़गंज का, आपको ध्यान होगा कि मात्र 3,000 का अंतर था, डिप्टी सीएम होने के बावजूद मनीष सिसोदिया पूरे दिन हारते रहे और शाम में जाकर किसी तरह वो 3,000 वोटों से जीते थे, और वही प्रत्याशी इस बार बीजेपी रवि नेगी को दोबारा वहां से प्रत्याशी बनाई है। तो ये आप जो बोल रहे हैं उससे मैं सहमत हूँ। हाँ, आप अपनी बात को जारी रखें। जी, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली, खास करके हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, इसे हम अन्य राज्यों की बीजेपी की इकाई को ना जोड़ें। जो भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में जो पहचान है अमित जी, वो एक पंजाबी पार्टी की पहचान है। और भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं 90 के दशक में फंसा हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि दिल्ली के अंदर में पूर्वांचली जो लोग हैं, वो एक बहुत बड़ा उनका वोट बेस है। वो अभी भी वो उनको लगता है कि ये जो है ना, मतलब ऐसी कही बातें हैं। इसीलिए आप देखेंगे अमित जी कि भारतीय जनता पार्टी ने महज 8 उम्मीदवार दिए हैं पूर्वांचलियों को, जबकि जबकि ऐसा माना जाता है कि उनकी आबादी दिल्ली में करीबन 25 से 30% या उससे भी ज्यादा है। तो सिर्फ 8 उम्मीदवार दिए हैं 70 में। तो आप अगर पूर्वांचलियों को राजनीतिक में जो उनकी हिस्सेदारी जो वाजिब बनती है, अगर वो देना नहीं चाहेंगे और वही स्वभाव बना के रखेंगे कि पंजाबी और बनिया वाली पार्टी का, तो ऐसे में पूर्वांचलियों का वोट आपको कैसे मिलेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। बोलने को तो लोग बोल देंगे, ब्रांड मोदी का भी सपोर्ट कर देंगे, बीजेपी के आइडियोलॉजी को भी सपोर्ट कर देंगे, लेकिन जब वो वोट देने जाएंगे तो वही होता है। जब 2015 के विधानसभा चुनाव में एक वाकया बता रहा हूं कि बीजेपी के समर्थित एक उद्योगपति का घर था, बड़ी कोठी थी, उन्होंने अपने सारे उनके यहाँ जो काम करने वाले थे उन लोगों को बुला के पूछा कि आपने किसको वोट दिया। सबने एक सुर में बोला कि हमने तो सबको, सारे ने आम आदमी पार्टी को वोट करा है, जबकि उन सबको मालूम था कि उनका जो मालिक है वो बीजेपी सपोर्टर है। तो ये जो हकीकत है दिल्ली की और डेमोग्राफी का, इसको बीजेपी इनकार करता रहता है। और यही कारण है कि 1998 भी हारा, 2003 भी हारा, 2008 भी हारा, 13, 15, 20 सारा चुनाव हारा है। तो बीजेपी कितना भी जोर लगा ले, कितना भी मीडिया मैनेजमेंट कर ले, और अमित जी ये भी हम जितने भी राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं उनको ये भी सावधान रहना चाहिए कि बीजेपी का चुनाव का जो मैनेजमेंट का जो प्रक्रिया है, उसमें मीडिया मैनेजमेंट नंबर 1 पर आता है। तो इसलिए आप मीडिया को देख करके अपना कोई भी विश्लेषण चुनाव के बारे में बिल्कुल ना करें, वो गलत हो जाएगा। क्योंकि वो यूट्यूबर से लेकर करके टेलीविजन चैनल और अखबारों तक मैनेज करते हैं, मीडिया मैनेजमेंट करते हैं चुनाव के समय में। तो ऐसे में जो साइलेंट वोटर है दिल्ली के अंदर में, हमें उनकी आवाज सुनने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं को मालूम है कि दिल्ली में अगली सरकार किसका बनेगा। मुझे नहीं लगता अमित जी की बीजेपी का जो 38.5% वोट शेयर था 2020 में, वो 42 से ज्यादा ऊपर जा सकता है।
और जब तक बीजेपी जब तक आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 53.5 से 41% नहीं आ जाता, 40% नहीं आ जाता, आम आदमी पार्टी विपक्ष में नहीं बैठने वाली है। और मुझे इस बार के चुनाव में भी ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। मुझे ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार फिर से बनने वाली है। अभी मनीष जी, इलेक्शन कमीशन का फाइनल डेटा आना बचा हुआ है कि कुल कितने प्रतिशत वोट यहाँ हुए। 1,01,56,00,000 यहाँ दिल्ली में टोटल वोटर्स हैं, जिसमें पुरुष वोटर करीब करीब 83 लाख से ज्यादा ही हैं, और महिला वोटर का जहां तक सवाल है वो 72 लाख से थोड़ा ज्यादा है, और 72,50,50 से थोड़ा, मतलब उनसे थोड़ा कम है। तो अब फाइनल वोट प्रतिशत भी एक बहुत मैटर करेगा। लास्ट ईयर 2020 में 60% दिल्ली में पोलिंग हुआ था। तो अभी हमें तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तब तक हम लोगों का जो प्रोग्राम है जनता के बीच में चला जाएगा, तो अगली एपिसोड में उस पर बात करेंगे। लेकिन जो पूरे दिन दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि पिछले जो मत प्रतिशत है उसको कहीं ना कहीं टच कर जाएगा डेटा, ऐसा हम लोग अंदाजा लगा रहे हैं। और जो घूमने के दरमियान वोटरों में जो उत्साह था, उसको देखकर भी ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा लोग वोट देने के लिए आ रहे हैं। तो अगर मत प्रतिशत बढ़ता है तो इसका क्या असर पड़ेगा। और एक और जो बात समझ में नहीं आ रहा है कि सीएम फेस दिल्ली में बीजेपी ने किसी को नहीं दिया है, इसका कुछ असर देखने को मिल रहा है क्या मनीष जी? दिल्ली के चुनाव में सीएम फेस का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिल्ली, आपने ही कहा शुरू में कि दिल्ली की जनता बहुत ही जागरूक है और मुख्यमंत्री का चुनाव करना पसंद करेगी। दिल्ली की जनता कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये जानना चाहेगी। और अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगर ईमानदारी का वोट मिल गया तो वो मुख्यमंत्री के पद पर फिर से बैठेंगे। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा साफ है, क्लियर है। बीजेपी की तरफ से क्लियर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे पूर्व के सांसदों को खड़ा कर दिया है विधानसभा के चुनाव में। तो निश्चित रूप से वो भी देखे जाएंगे सीएम के चेहरे में। रमेश बिधूड़ी हो गए, प्रवेश वर्मा हो गए, और भी कई सारे लोग हैं जिनका कद काफी बड़ा है और अपने आप को सीएम के रेस में देखते हुए दिखाई पड़ेंगे। दुष्यंत गौतम का आपने नाम लिया करोल बाग से, वो भी बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं, अभी भी हैं। अभी भी आज के तारीख में भी बीजेपी, राष्ट्रीय बीजेपी के महासचिव है वो। जी तो जी जी जी। और दलित भी हैं। तो दलित सीएम बना। और अगर आप देखें तो पूरे पूरे भारत में जहां भी बीजेपी शासन में है, किसी भी राज्य में एक भी कोई दलित सीएम बीजेपी ने अभी तक दिया नहीं है। तो दिल्ली में ऐसा प्रयोग होते हुए हम इसको रूल आउट नहीं कर सकते हैं, बशर्ते कि दिल्ली में बीजेपी पावर में आ जाए। तो मुझे लगता है जो महिलाओं की जो वोटर की तादाद है 72 लाख के आसपास, वो मजबूती से वोट करेंगी। लेकिन अमित जी, आप इस बात को भी स्पष्ट करें कि दिल्ली दो है, दिल्ली एक नहीं है, दिल्ली दो है। एक दिल्ली वो है जो कि कॉलोनियों के अंदर समित है। जैसे आपने एग्जाम्पल दिया, पथपड़गंज हो गया, मयूर विहार हो गया, नई दिल्ली का इलाका हो गया, पंजाबी बाग हो गया, दक्षिणी दिल्ली हो गए। और एक दिल्ली अमित जी वो है जो कि कॉलोनियों से बाहर है, जिसे हम अनऑथराइज्ड कहते हैं, स्लम कहते हैं, झुग्गी कहते हैं। और ये जो विस्तार हुआ है दिल्ली का बाहर के इलाकों में, जब आप निकलेंगे आप नई दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली के बाहर, तो अलग दुनिया जो दिखती है, जिसे आपको देख करके लगता है कि हम शायद बहुत ही पिछड़े राज्य में पहुंच गए हों। तो वो दिल्ली जो है, वहाँ की राजनीति अलग है। और वहाँ की जो बुनियादी मुद्दे हैं, वो बड़े बड़े जो मुद्दे आप कहते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए और मिडिल क्लास को 12 लाख का आपने टैक्स फ्री कर दिया, ये मुद्दे वहां पर काम नहीं करते हैं। वहां पर वो काम करते हैं जो लोगों का काम करवाता है, जो नक्शा पास करवाता है, जो नालियां बनवाता है, जो राशन कार्ड बनवाता है। इन लोगों को वोट मिला करता है अमित जी। तो दो तरह के जो दिल्ली हैं, उन दोनों तरह के दिल्ली में अगर जब तक कोई पार्टी जीतता नहीं है तो वो सत्ता में आ नहीं सकता है। जी अमित जी। नहीं मनीष जी, जो भी परिणाम होगा बहुत दिलचस्प होगा। और दिल्ली में ये पिछला जो नरेंद्र मोदी दिल्ली के किला को कभी भेद नहीं पाए हैं, इसका इंतजार है लोगों को। 8 तारीख को पता चलेगा कि क्या मोदी दिल्ली जीत पाएंगे। ऐसे भी आप और हम जानते हैं कि बीजेपी का कोई सीएम का चेहरा नहीं है, तो मोदी जी के नाम पर ही बीजेपी चुनाव में सामने है। मोदी की गारंटी की बात हो रही है, और मोदी जी भी अपने भाषणों में लगातार कहते सुनते आए
कि कहीं ना कहीं मोदी है और दिल्ली को वो बहुत नजदीक से दिल्ली को उसका न्याय करेंगे। जो चुनाव प्रचार के दरमियान उनका जो भाषण था उसमें ऐसा ही कुछ संदेश था छिपा हुआ। तो मनीष जी 8 तारीख को पता चल जाएगा कि चुनाव परिणाम क्या होगा। हम लोग लगातार आज जब फाइनल डेटा आ जाता है उसके बाद फिर हम लोग एक बार चर्चा करेंगे कि और उसमें अगर बाइफरकेशन अगर हमें मिल जाए कि महिला वोटरों का कितना प्रतिशत वोट हुआ, पुरुष वोटरों का कितना प्रतिशत वोट हुआ, युवाओं का अगर कुछ अलग से डेटा मिलता है तो बहुत दिलचस्प हम लोग इसका एनालिसिस कर सकते हैं 8 तारीख से पहले। तो हम लोग दिल्ली के चुनाव पर आप लगातार नजर बनाए रखिए और सामने और जहां से आप जितना सूचना कलेक्ट कर सकते हैं करते रहिए, आसानी से चुनाव के विश्लेषण को वो समझ सकें। हम लोग अगली वीडियो में जरूर मिलेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपना कमेंट बॉक्स में हमें जरूर भेजिए, उससे हमें उत्साह मिलता है। तब तक के लिए नमस्कार और मनीष जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार अमित जी।